बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल वलीद बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को वेलकम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि पौधों के अंदर गैसों का तबादला किस तरह से होता है, उस लेक्चर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो है हमारा गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, तो जिसको हम कह सकते हैं अम्ल तनफ़ुस। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे अंदर मौजूद है और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक पार्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एयर पैसेज वे और दूसरा लंग्स। तो यहाँ पे एयर पैसेज वे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। अब एयर पैसेज वे कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल है वो यहाँ पे समराइज हुआ है, तो वन बाय वन हम उसको देखते जाते हैं। हमारा जो एयर पैसेज वे है वो नेजल कैविटी और नॉस्ट्रिल से शुरू होता है। नेजल कैविटी हमारे नाक के अंदर जो खाली जगह है उसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं, और वो नेजल कैविटी बाहर की तरफ नॉस्ट्रिल्स के जरिए से खुलती है, जिसको हम नथने बोलते हैं। तो यहाँ डायग्राम की मदद से हम देखते हैं कि ये हमारी नेजल कैविटी और ये हमारे नॉस्ट्रिल्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस और हेयर भी मौजूद होते हैं। अब उनका ये काम होता है कि बाहर से आने वाली हवा के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको साफ करना और बाहर की हवा को जिस्म के टेम्परेचर के मुताबिक गर्म करना। हम कह सकते हैं कि म्यूकस का ये काम होता है, ये हेयर्स जो हमारे नाक में मौजूद होते हैं उनका काम होता है कि उन्होंने टेम्परेचर की बैलेंसिंग करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं फेरिंक्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा दूसरा पार्ट ये है फेरिंक्स, जो कि एसोफेगस से शुरू होकर लैरिंक्स तक होता है, ठीक है। अब फेरिंक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, वो ये है कि फेरिंक्स एक मस्कुलर वे है जो खुराक जो हम खाते हैं और हवा जो हम लेते हैं उनका मुश्तरक रास्ता है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद लैरिंक्स है हमारे पास। अब लैरिंक्स इसको हम दूसरी ज़बान में वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। क्यों वॉइस बॉक्स कहते हैं? क्योंकि हमारी आवाज़ यहीं से ही पैदा होती है, क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड्स यहीं पे मौजूद होते हैं। जब हवा इनसे टकराती है तो इनमें इर्तियाश पैदा होता है, तो वाइब्रेशन की सूरत में हमारी आवाज़ यहीं से पैदा होती है। तो फेरिंक्स यहाँ पे ख़त्म होता है, तो यहाँ पे एक होल मौजूद होता है, ठीक है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन से ये हिस्सा शो किया हुआ है इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारे दो सिस्टम डिवाइड हो रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फेरिंक्स यहाँ पे खत्म होता है, वहीं पे एक होल मौजूद होता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर एक पर्दा लगा होता है जिसको हम इपीग्लॉटिस कहते हैं। ये कुदरत ने इसलिए रखा हुआ है ताकि यहाँ पे जो ये होल है इसकी हिफाजत हो सके, ठीक है। तो यहीं से ग्लॉटिस के नीचे हमारा लैरिंक्स मौजूद होता है जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं, और ये पता होना चाहिए आपको कि ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहीं से हमारे दो सिस्टम डिवाइड हो रहे होते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ फेरिंक्स तक हमारे पास अलग अलग रास्ते मौजूद नहीं थे। फेरिंक्स हवा और पानी खुराक का एक ही रास्ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर दो जो सिस्टम है डिवाइड होते हैं। एसोफेगस जो कि फूड पाइप है वो खुराक को लेकर स्टमक तक जाती है, और यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ट्रैकिया, विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी सांस को लंग्स तक लेके जाती है। तो जब हम कोई चीज खा रहे होते हैं तो कोई चीज जब हम निगलते हैं तो ग्लॉटिस को इपीग्लॉटिस यानी कि इस होल का जो ढकना है ये इस खुराक को बंद कर देता है ताकि पानी का कोई कतरा या खुराक को कोई जरा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना चला जाए। तो जब ये बंद हो जाता है तो हम यहाँ से जो भी चीज खाते हैं तो वो एसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होती हुई सीधी स्टमक तक पहुंच जाती है। तो कभी कभार आपने देखा होगा जब हम कभी जल्दी में खा रहे होते हैं तो कोई थोड़ा सा पानी का कतरा या खुराक का गुजरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है, तो यू नो कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ता है। तो एपिग्लॉटिस के बाद हमारे पास मौजूद है ट्रैकिया।
अब जैसा कि एसोफेगस को हम कह रहे थे कि फूड पाइप, तो ट्रैकिया को हम कहते हैं विंड पाइप। अब हमारी सांस जो है यही ट्रैकिया ही लंग्स तक पहुंचाता है। अब ट्रैकिया की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है ट्रैकिया की, और ये इसके ऊपर सी शिकल के, सी टाइप के कार्टिलेज के ये यूनो के कड़े से मौजूद होते हैं। ये इसलिए होते हैं सी टाइप के कि अगर हवा में मौजूद ना भी हो तो इनको कोलैप्स होने से बचाते हैं। यानी कि अगर ट्रैकिया में हवा मौजूद ना भी हो तो ये सी शक्ल के जो ऊपर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे ट्रैकिया पे या ब्रोंकाई पे, तो ये इस पाइप को सिकुड़ने से बचाते हैं। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, जब ट्रैकिया हमारे थॉरैक्स में यानी कि चेस्ट कैविटी में दाखिल होती हैं तो यहाँ पे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। जब ट्रैकिया दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड होता है तब हम उसको ट्रैकिया नहीं कहेंगे बल्कि हम उसको कहेंगे ब्रोंकाई। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम पे भी देख सकते हैं कि उसको हम ब्रोंकाई कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये विंड पाइप हमारा फेफड़ों के अंदर दाखिल हो जाएगा तो ये आगे ब्रोंकाई अब रुकेगी नहीं बल्कि मजीद डिवाइड होगी। ठीक है, अब डिवाइड होते होते बहुत सारे छोटे ट्यूब्यूल्स में चेंज हो जाएगी। अब ब्रोंकाई जब चेंज होगी आगे छोटे छोटे और रास्तों में, तो उनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लेबल भी किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये कि छोटे छोटे आपको जो नजर आ रहे होते हैं इनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो ये याद रहे, जितना हमारा ये डिवाइड होता जाएगा, यहाँ पे ब्रोंकाई, ट्रैकिया ब्रोंकाई में हुआ, ब्रोंकाई आगे नेक्स्ट ब्रोंक्यूल्स में, और तो यहाँ पे कार्टिलेज वैसे वैसे खत्म होता जाएगा। तो आपको ब्रोंक्यूल्स की समझ आ गई होगी। अब यहाँ तक भी तकसीम अभी तक रेस्पिरेटरी सिस्टम की रुकी नहीं है, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स ने आगे मजीद भी तकसीम होना है। अब ब्रोंक्यूल्स जब मजीद चेंज होगा तो ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स बना देगा छोटे छोटे, और ट्यूब्यूल्स में चेंज हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। अब वो ट्यूब्यूल्स कहाँ जाएंगे? वो ट्यूब्यूल एल्वियोलर डक्ट में जाकर खुलेंगे। अब यहाँ पे इतना ये तकसीम होते होते छोटा स्ट्रक्चर बन चुका है, तो मैंने इसको बाहर यहाँ पे एक बड़े व्यू में दिखाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ब्रोंक्यूल्स मजीद डिवाइड होंगे तो ये एल्वियोलर डक्ट में जाकर खुलेंगे। तो ये है वो एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, अब एल्वियोलर डक्ट से आगे भी एक स्ट्रक्चर हमारा मौजूद है जो कि की पॉइंट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब उस एल्वियोलर डक्ट के आगे हवा की थैलियां मौजूद होती हैं, जैसा कि अंगूर के गुच्छे होते हैं, इसी तरह के क्लस्टर्स मौजूद होते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक की पॉइंट है, क्योंकि इसने हमें रेस्पिरेटरी सरफेस मुहैया करनी होती है। यानी कि जहां पे हमारी सांस हम लेते हैं तो वहां पे जो रेस्पिरेटरी हमें सरफेस मुहैया करती है वो एल्वियोलाई करती है। ठीक है, तो एल्वियोलाई को अब हम देखते हैं। अब हमारा जो मजीद प्रोसेस है वो यही एल्वियोलाई के गिर्द ही घूमेगा। अब एल्वियोलाई का क्या काम है, किस तरह से वो हमें जो रेस्पिरेटरी सरफेस है मुहैया करती है, अब हम उसको देख लेते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हार्ट की तरफ से आता है लंग्स के पास, ताकि उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो हमारे फेफड़े जो हैं जज़ब कर लें और एक्सचेंज के तौर पर ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व करके दोबारा हार्ट के पास भेज जाएं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड याद रखें, मैंने तो यहाँ पे ब्लू कलर से शो नहीं किया हुआ, लेकिन जहाँ पे भी डायग्राम पे आप देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ब्लू कलर में उन्होंने शो किया होता है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगी? पल्मोनरी आर्टरी जो कि ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड जो हार्ट की तरफ से आएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी लेकर आएगी। अब ये आके यहाँ पे दाखिल होगी। अब नेजल कैविटी से दाखिल हुई, नॉस्ट्रिल से दाखिल हुई नेजल कैविटी में, फेरिंक्स से होती हुई लैरिंक्स में। अब यहाँ पे उसने डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ नहीं जाना बल्कि उसने आना है रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। तो यहाँ से ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंकाई में,
ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स मजीद जो है ट्यूब्यूल्स में चेंज हो जाएंगे, तो वहां से अल्वियोलर डक्ट तक पहुंचेगी हवा, अल्वियोलर डक्ट से सीधी क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी जो है उसको अल्वियोलर तक पहुंचा देगी। अब यहाँ पे जब पल्मोनरी आर्टरी हमारी जो खून लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे दाखिल होगी, तो ये कैपिलरीज में चेंज हो जाएगी, कैपिलरीज में और मजीद आर्टरियोल्स में चेंज हो जाएगी, और ये एल्वियोलाई के जो गुच्छे आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो इनको ये आपस में कवर कर लेगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश भी की है, रेड कलर का आपको नजर आ रहा होगा, लेबल भी मैंने इसको किया हुआ है कैपिलरीज। ठीक है, इन कैपिलरीज ने इन एल्वियोलाई को घेरा हुआ होता है, तो यही कैपिलरीज मजीद आगे जाकर पल्मोनरी वेन बनाते हैं, वेन्यूल बनाते हैं, और फिर वही वेन्यूल जो है पल्मोनरी वेन बना देते हैं। अब पल्मोनरी वेन का क्या काम होता है, ये साफ ब्लड, प्यूरिफाई हुआ ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम बोलते हैं, और ये जब भी डायग्राम में शो होगा रेड कलर से इसको शो किया जाएगा। ठीक है, तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास आएगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाएगी और ऑक्सीजन एक्सचेंज के तौर पर उसमें डाली जाएगी, तो वो हमारा ब्लड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसको पल्मोनरी वेन दोबारा लेकर हार्ट के पास चली जाएगी। तो ये है हमारा एयर पैसेज वे। उसके बाद हम लंग्स को देखते हैं कि मेन जो हमारा ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें ये सारे काम सारे अंजाम हो रहे हैं, सारे काम सारे अंजाम दिए जा रहे हैं, तो उसको हम भी देखें कि वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, अब लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर पेयर ऑफ लंग्स मौजूद है, राइट एंड लेफ्ट। याद रहे कि राइट जो है लंग्स थोड़ा सा बड़ा होता है और लेफ्ट थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि इसके पास 3 लोब्स होते हैं राइट के पास, और लेफ्ट के पास 2 लोब्स होते हैं। तो इस तरह से लेफ्ट थोड़ा सा छोटा होता है, राइट थोड़ा सा बड़ा होता है। अब ये जो हमारे लंग्स हैं, ये 2 मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन बाउंडेड है, कि एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने लेबल किया हुआ है कि इसको हम इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसको हम आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये 2 मेम्ब्रेन क्यों है, क्योंकि इनके दरमियान फ्लूइड मौजूद होता है, ताकि जब हमारे लंग्स सिकुड़े या फैलें तो उनमें फ्रिक्शन पैदा ना हो, बल्कि ये फ्लूइड जो है उसको लिब्रिकेशन फराहम करे, ताकि हमारे लंग्स रगड़ की वजह से डैमेज ना हो। अब मजीद हम चलकर देखते हैं कि डायफ्राम क्या है। अब डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लंग्स के नीचे मौजूद होता है, तो इसको हम जो है मजीद डिटेल के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इसको देखेंगे कि डायफ्राम काम किस तरह से करता है और यहाँ पे मौजूद क्यों होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको हम समराइज कर लेते हैं डायग्राम की मदद से। तो यहाँ से हमारी नॉस्ट्रिल्स के अंदर से हवा जो है दाखिल होगी। ठीक है, यहाँ से अब नेजल कैविटी से होती हुई यहाँ से अब कौन सा काम होगा हवा का, अब यहाँ पे जो काम होगा, यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो प्यूरिफाई होंगे यहाँ पे, और हवा का जो टेम्परेचर है यहीं से मेंटेन किया जाएगा, गर्म करके ही फेफड़ों की जानिब को भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एयर होती हुई फेरेंक्स में आएगी, फेरेंक्स से फौरन हमारी आगे एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस को क्रॉस करके ट्रैकिया में दाखिल हो जाए। ठीक है, इधर तो हमने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि इधर को हमारा एसोफेगस है और इधर को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, और ये रास्ता हमारा जाएगा स्टमक के अंदर। तो यहाँ से ट्रैकिया को क्रॉस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मौजूद ब्रोंकाई में दाखिल हो जाएगी, ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से आगे टिब्यूल्स, टिब्यूल जो हैं एल्वियोलर डक्ट में खुलेंगे, एल्वियोलर डक्ट के आगे एल्वियोलाई जो कि हवा की थैलियां होती हैं या गुच्छे नजर आ रहे होते हैं हमें, तो ये है एल्वियोलाई। उसके ऊपर अब क्या काम होता है, एल्वियोलाई ही ब्लड की प्यूरिफिकेशन करती है और
रेस्पिरेटरी सरफेस भी मुहैया करती है। ठीक है, अब हमारी ब्लड की प्यूरिफिकेशन है वो भी लंग्स के अंदर ही हो रही होती है। लंग्स के अंदर इसलिए हो रही होती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है और दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड जो है दोबारा हार्ट की तरफ भेज दिया जाता है। और उसके बाद लंग्स को हमने देख लिया है और डायफ्राम जो है वो इंशाल्लाह हमारा कल का लेक्चर है। तो होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।